बैंक आज तक जितना भी देखा है कि बैंक अगर पैसे देता है तो बैंक रिकवरी करता है। विजय माल्या को भी देश छोड़ना पड़ गया, देश में नहीं रह पाया वो। अच्छा, आप डीआरटी में अपना काम करते हो, मतलब डीआरटी के एडवोकेट हो आप तो? हाँ जी सर। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब कैसे केसेस आते हैं? डीआरटी में बेसिकली दो तरह के केसेस आते हैं। एक तो जो बैंक डालता है कि बैंक ने, किसी ने कर्जा लिया, किसी ने पैसे लिए, तो बैंक ने कब्जा ले ली प्रॉपर्टी, उसको बेचा, तो उसके बाद उसको रिकवरी नहीं हो पाई कि इतने पैसे थे। मान लो सपोज में बैंक ने 10 लाख रुपए लेने थे, उसकी रिकवरी हुई 5 लाख की, और प्रॉपर्टी भी उसके पास गिरवी थी, तो उसके लिए बैंक ये डालता है कि मेरी रिकवरी हो जाए। दूसरे टाइप के केस होते हैं कि जो एप्लीकांट होता है वो डालता है, जिसने कर्जा लिया है ठीक है। वो डालता है। अब अगर मैं कहूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैंक से लोन तो ले लेते हैं मगर उसको रीपे नहीं कर पाते, वापस नहीं दे पाते, तो उस केस में जो बैंक है वो क्या एक्शन ले सकता है? देखो, बैंक के पास सर एक एक्ट है, सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट के तहत बैंक पहले आपको 13(2) का एक नोटिस देता है। उसमें वो आपको बताता है कि भी आपका ये लोन अमाउंट है, ये आपका अकाउंट नंबर है, ये प्रॉपर्टी उसमें मॉर्टगेज है, ये इतने पैसे का है। जैसे कि मान लो सपोज एक्स अमाउंट का ये पैसा है, आपको इतना पैसा देना है, वो आप अपने को भेज देता है। एक तो बाय पोस्ट भेज देते हैं, दूसरा तरीका होता है घर के बाहर चिपका देते हैं, तीसरा होता है कि वो अखबार में निकलवा देते हैं। उसके बाद अगर हम उसका रिप्लाई नहीं देते या बाई चांस हमें नहीं पता लगता है, नोटिस नहीं आया, तो फिर बैंक आपको एक 13(4) का नोटिस देता है, 13(4) ऑफ सरफेसी एक्ट। उसके अंदर भी आपको सेम बताता है कि भी 13(2) हमने आपको दिया था, अब हम इस प्रॉपर्टी का पोजेशन लेंगे अपना पैसा रिकवर करने के लिए। हम उसके बाद भी अगर क्लाइंट जो होता है या एप्लीकेंट होता है वो नहीं कुछ करता, फिर बैंक क्या करता है, 13(4) के बाद सेक्शन 14 सरफेसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाता है कि भाई मुझे मेरा कब्जा दिलवाया जाए कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मतलब मैं, इन्होंने लोन लिया था, इन्होंने पैसे दिए नहीं, मुझे कब्जा दिलवाया जाए। डीसी, उसमें सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी जजमेंट है कि वो ट्रायल कोर्ट नहीं है। डीसी उसको सीधा बैंक जाता है, तो उसको कुछ टाइम होता है जो प्रोसीजरल होता है, उसके बाद ऑर्डर कर देता है कि बैंक कब्जा ले ले। बैंक कब्जा कैसे ले कि बैंक, डीसी ऑर्डर करता है तहसीलदार को कि ये फलाना फलाना बैंक है, इसका एक कब्जा इसको दिलवाया जाए। उसके बाद क्या होता है कि फिर वो आपके घर के बाहर चिपका जाते हैं कि हम फलानी, मतलब इस तारीख को हम कब्जा लेंगे। पुलिस वाले साथ में लाते हैं क्योंकि ऑर्डर डीसी के ऑर्डर है, एक मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो भी प्रॉपर, तो बैंक उसका कब्जा ले लेता है। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल ये है कि दो टाइप के बैंक होते हैं, एक जो नेशनलाइज्ड होता है और एक प्राइवेट बैंक होता है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक या कोई आईसीआईसीआई बैंक जी। तो कौन से बैंक में जो है हमें सेटलमेंट कर सकते हैं? मतलब प्राइवेट बैंक्स भी सेटलमेंट कर लेते हैं या सिर्फ सरकारी बैंक ही सेटलमेंट करते हैं? और सेटलमेंट जो हम करते हैं तो उससे हमारे सिबिल स्कोर पे फ़र्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल। सेटलमेंट, पहला आपका सवाल था कि सेटलमेंट कौन सा बैंक करता है। सेटलमेंट प्राइवेट बैंक भी कर सकता है, सरकारी बैंक भी कर सकता है, बाकायदा उसका दोनों बैंकों में से दोनों कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भी सरकारी भी करें या प्राइवेट भी करें। उसके बाद अगर हम एक बार सेटल कर लेते हैं कि हम फिर बैंक की डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ जाते हैं कि भाई ये आदमी लोन लेता है, लोन में फिर वापस चुकाता नहीं है। इसके लिए सिबिल स्कोर के ऊपर, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आजकल सब कुछ डिजिटलाइज है। अच्छा, मतलब अगर हम सेटल भी कर लें अपना डिफॉल्टेड लोन जो है जी, तो भी हमारा जो सिबिल स्कोर है वो गिरेगा। जब आपका अकाउंट एनपीए हुआ, आपने लोन लिया, आप अपनी ईएमआई नहीं दी, आपने पैसा, जब मेरे से चाहे बाई चांस मेरे से कोई पैसा ले, तो मैं भी तो उम्मीद करूंगा ना कि मेरा पैसा वापस आए। अब ऐसे ही बैंक है, बैंक भी एक इंडिविजुअल ही है, वो भी यही चाहता है कि भी मेरा पैसा मैंने दिया है तो वो पैसा वापस आए। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा एक और सवाल है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि विजय माल्या या फिर नीरव मोदी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बैंक के साथ फ्रॉड करते हैं और पैसे लेके चले जाते हैं, ठीक है? तो इस केसेस में क्या बैंक ऑफिशियल भी इन्वॉल्व होता है? क्योंकि बिना मॉर्टगेज के, बिना कोई गिरवी रखे हुए प्रॉपर्टी के बैंक तो लोन देता नहीं है, उसे तो अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है। तो इन्होंने भी कागजी कार्रवाई पूरी की होती है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की होती है, तभी इनको लोन मिलता है। तो बैंक इनकी प्रॉपर्टी सेल करके अपना लोन क्यों नहीं वापस ले लेती है? जब बैंक, कोई भी बड़ी कंपनी है, ये विजय माल्या या और जितने भी बड़े हैं, जैसे कोई भी बड़ी कंपनी है, XYZ कोई भी कंपनी है, ये क्या होती है, इनकी गुडविल होती है। अब जैसे मैं हूँ,
मान लो कोई भी आदमी, चाहे मुझे मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, अब मैं बैंक को कहूँ कि मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, चाहे मेरे पास प्रॉपर्टी 90 करोड़ की होगी तो भी बैंक नहीं देगा। बहुत चांसेस लो हैं कि मेरे पास गुडविल नहीं है। जैसे विजय माल्या था, उसके पास किंगफिशर एयरलाइंस थी, आरसीबी की टीम थी, पूरा प्रॉपर उसके पास। तो मतलब इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं कि किसको लोन दिया जा सकता है अब और किसको नहीं दिया जा हर्षद मेहता का ही कंसेप्ट देख लीजिए आप, जो उसका वो स्कैम हुआ था, वो क्या करते थे कि अपनी गारंटी दे देता था बैंक कि भी हाँ हर्षद मेहता को मैं जानता हूँ, आप इसको पैसे दे दीजिए, विदाउट कलेक्टरल आपको मनी मिल जाती थी। मतलब जो सारे रूल्स ये जो भी बैंक्स के बने होते हैं, नॉर्म्स रहते हैं, वो सिर्फ एक मिडिल क्लास के लिए होते हैं? नहीं, नॉर्म्स उनके लिए भी लागू होते हैं, प्रॉपर्टी उनकी भी मॉर्गेज होती है। ऐसी बात नहीं है कि जैसे आप देखो विजय माल्या यहाँ से चला गया, उसका एक बेंगलोर के ऊपर व्हाइट हाउस है, बिल्डिंग के ऊपर, वो भी बैंक के पास कब्जे में है। उसकी गाड़ियाँ, एयरलाइंस, गोवा वाला उसका जो न्यूज़ में अपन सब ने देखा है, गोवा वाला उसका वो विला था, वो भी उसके अपने बैंक के कब्जे में है। अब क्या होता है कि जैसे बैंक का हमने लोन ले लिया, मान लो उसके बाद अकाउंट डिफॉल्ट हो गया हमारा कि हम इतने पैसे नहीं दे पाए, उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, डबल ट्रिपल इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। हमने लोन लिया था 20 लाख का, अगर एनपीए मतलब होता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि जो मतलब पैसा जिसमें 90 दिन तक ईएमआईज नहीं आए, तो वो एनपीए हो जाता है। उसके बाद उसके ऊपर जो ब्याज हमने जिस दर पे हमने लिया था उससे डबल ट्रिपल ऐसे ब्याज उस पर रेट बढ़ता है। तो इसलिए ये अमाउंट, जैसे अब मैं 10 लाख का लोन लूँ तो उसका एनपीए 12-13 लाख ऐसे कुछ बढ़ेगा। अब वही अमाउंट 100 करोड़ का हो, 200 करोड़ का, उस पर करोड़ों में बढ़ेगा। तो इसलिए हमें ये लगता है, आप भी विकी जी, आपने भी कुछ लोन लिया, किसी को पैसे दोगे तो आप उसकी गुडविल देख के दोगे ना, भाई सिमरन पैसे वापस दे देगा तो ही तो मेरे को दोगे ना। अब आप सोचो कि कोई काम वाला है जिसको आप जानते ही नहीं है, कोई और थर्ड पर्सन है, बेशक उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, आप उसको तो या तो प्रॉपर्टी वेरीफाई करोगे तभी दोगे, और फिर आप उसका वो देखोगे कितने पैसे चुकाता है, कितने पैसे नहीं चुकाता। तो कभी कभार ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्टगेज रहती है बैंक के पास, किसी एसबीआई बैंक ले लेते हैं, उनके पास मॉर्टगेज होती है, एंड उसके बाद में सेम पर्सन सेम प्रॉपर्टी किसी दूसरे बैंक जैसे पीएनबी को वो मॉर्टगेज दोबारा करके वो लोन ले लेता है। तो ऐसे केसेस में जो बैंक होता है वो वेरिफिकेशन कंडक्ट नहीं करता कि ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पे तो नहीं है? नहीं, सरसई के अंदर अब करने लग गया है बैंक। तो सरसई में क्या होता है? सरसई में जैसे मैं किसी बैंक के पास लोन लेने गया तो वो प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कि ये फलाना घर है जहाँ पर बैठे हैं, ये मान लो चंडीगढ़ सेक्टर में, जिस सेक्टर में ये घर है, ये हमारे पास किसी बैंक के पास कोलेट्रल है या नहीं है, हम उसमें डालते हैं घर, तो उस पर सारी डिटेल आ जाती है। ओके, सो मतलब ये एक तरीके से कंप्यूटराइज्ड एंट्री हो जाएगी ताकि कल को इस पे कोई और लोन ना ले सके। राइट। तो लोन ले, अगर जैसे मान लो कि मेरी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी 70 करोड़ की है, लोन मैंने लिया 20 लाख का, वैल्यू तो ज़्यादा है, मैं इस पर और भी तो मॉर्टगेज कर सकता हूँ, कैसे ऐसा भी तो प्रोविजन कर सकता है। अब मान लीजिए कि एक फैमिली है, उन्होंने लोन लिया और उनके पास एक ही घर है रहने के लिए जहाँ पे उनकी एंटायर फैमिली रह रही है, ठीक है, और वो लोन ले लेते हैं बट वो उसको रीपे नहीं कर पाते, तो क्या बैंक उनके जो सोल रेजिडेंस है उसको भी ऑक्शन के लिए ले लेगी अपने पोजेशन में? बिल्कुल। मतलब बैंक का तो देखो सीधा सा फंडा है कि बैंक से आपने 100 रुपये भी लिया है ना, तो 100 तो वो वापस लेगा ही लेगा, चाहे कोई रहे चाहे कोई ना रहे। बैंक कभी पैसा नहीं छोड़ता। ये तो लोग अपने मन में वहम है कि हम बैंक से पैसे ले लेंगे, कब तक बच जाएंगे। किसी पर्सन ने लोन लिया है और बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी कब्जे में ले ली, ठीक है, मगर उसके बाद में जैसे कब्जे में लेने के बाद में वो आदमी कहता है कि अब मैं पैसे दे सकता हूँ, या फिर मेरे को जो है वो बायर मिल गया है, तो ऐसे केसेस में वो पर्सन क्या एक्शन ले सकता है? हाँ, ऐसे केसेस में जब बैंक ने कब्जा ले लिया, तो मतलब पोजेशन ले लिया, तो हमारे पास ऑप्शन है DRT, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। वहाँ पे हम अपनी एसए फाइल करते हैं, जिसके तहत हम अपनी प्लीडिंग देते हैं कि बैंक ने, पहला तो इसमें बड़ी टेक्निकलिटी होती है कि इन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करा है बैंक वालों ने या नहीं करा। जैसे आज ही मेरे पास एक केस आया है कि सिर्फ बैंक ने 13(4) मतलब सेक्शन 13 सब क्लोज 4 सरफेसी एक्ट में नोटिस दिया, और जो वहाँ का मैनेजर था उसने इलीगली विदाउट कोई डीसी का ऑर्डर लिए हुए सेक्शन 14 के अंदर पोजेशन ले लिया।
मतलब ताला लगा के चला गया, वो सरासर गलत है। क्रिमिनल, इसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन बन सकता है, कंप्लेंट बन सकती है कि इसने मेरी ट्रेसपास करा है, क्रिमिनल ट्रेसपास है ये। इसका जो अगर हम लीगली चले तो डीआरटी में अपने को एसए फाइल करनी पड़ेगी, डीआरटी ही अपने को ऑर्डर करेगी ये इलीगल पोजेशन है, इनका पोजेशन हटाया जाए। ऐसे केसेस में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो सिविल कोर्ट भी चले जाते हैं, वो डीआरटी नहीं आते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग जो है कोर्ट में केस दायर कर देते हैं, वहाँ से हम स्टे ले लेंगे। हाँ। तो क्या इस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है, और क्या जो सिविल कोर्ट की स्टे या फिर कोई भी प्रोसीडिंग है वो डीआरटी के केसेस में चलेगी, या कैसे उसको डीआरटी हैंडल करती है? नहीं, जो सरफेसी एक्ट के अंदर बैंक प्रोसीडिंग करता है ना, उसकी जो जुरिडिक्शन है वो सिर्फ डीआरटी के पास है। सिविल कोर्ट, जो कोई भी सिविल कोर्ट, पहले क्या होता था, पहले सिविल कोर्ट कर देती थी। आजकल सब यंग जजेस हैं, सबको लॉ का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो कोई भी, मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि भी कोई सेम उसमें करे। अगर कोई और लीगल एंगल हो कि जैसे प्रॉपर्टी पहले किसी को बेची हुई है या कुछ और है, तो उस पर इंजक्शन आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। तो वो लीगली देखना पड़ता है कि भी इसके अंदर कुछ और तो टेक्निकलिटीज हैं या नहीं है। डीआरटी जो है बेसिकली बैंक के लिए काम करती है। तो बेसिकली उसका नाम ही यही है ना कि डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, उसने डेप्ट तो रिकवर करवाना ही है। राइट। और इलीगली, जो इलीगल चीज़ हुई है वो इलीगल नहीं होनी चाहिए। कि मतलब ऐसा थोड़ा है कि अब मैंने लोन 5 लाख का लिया, बैंक मेरे से 10 लाख मांग रहा है, मैंने भर भी दिए हैं उतने। सो मतलब बैंक तो अपनी रिकवरी करेगा विद इंटरेस्ट। वो तो अब केस टू केस डिपेंड करता है। इंटरेस्ट, देखो साफ सीधी बात है कि बैंक जितनी भी छोटी सी प्रैक्टिस है, लेट हो सकती है, पैसे तो देने पड़ते ही हैं। जो एनपीए रहता है, एनपीए कॉन्टिन्यूस 3 महीने तक अगर हम किस्तें नहीं देते हैं तो हमारा अकाउंट एनपीए हो जाएगा, और उसके बाद में 13/2 की नोटिस बैंक इशू करेगा, उसके बाद में 13/4 का नोटिस इशू करेगा। राइट। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 2 महीने की किस्तें नहीं दी हैं और तीसरे महीने मैंने किस्त दे दी है जी, तो क्या उस केस में बैंक हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है? नहीं, उसके अपना उसमें सिविल खराब होता रहता है ना। अगर कॉन्टिन्यूसली 3 हाँ, महीने नहीं दूंगा नहीं तो दूंगा एनपीए होगा। तो एनपीए होगा। ओके, अब सो जैसे मैंने इट मींस कि अगर मैंने 1 महीने दे दिया, अगले महीने नहीं दिया, फिर तीसरे महीने दे दिया, तो कोई सरफेसी एक्शन नहीं होगा। हाँ, मुझे चार्जेस पे करने पड़ेंगे, चार्जेस जो ओवरड्यू होगा वो पे करना पड़ेगा, और मेरा सिबिल जो है वो खराब होता रहेगा। सिविल तो देखो, सिविल स्कोर आजकल ऐसा है कि वो आप उसके बिना तो आप कुछ लोन ले ही नहीं पाओगे ना। ना आपको गाड़ी का लोन मिलेगा, ना किसी अप्लायंस का मिलेगा, ना हाउस लोन मिलेगा। सिविल स्कोर हर कोई बैंक वो देखता है। सिविल स्कोर का मतलब होता है कि आदमी कितनी जल्दी पैसे दे रहा है, कैसा उसका व्यवहार है बैंक के साथ, वो बैंक का वेरीफाई करने का एक तरीका है। पर वैसे भी सिविल स्कोर भी एक प्राइवेट ही है, गवर्नमेंट तो है नहीं, वो ना गवर्नमेंट के अंडर है, वो एक प्राइवेट साइट है, प्राइवेट कंपनी है, वो अपने हिसाब से करती है। किसी को उसका कुछ मालूम नहीं कि क्या क्राइटेरिया है सिविल स्कोर का, कैसे बढ़ेगा और कैसे कम होगा।